अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, वो बुक के सोल्यूशन में ना एक ब्रैकेट में फिगर गलत लिखी हुई थी। बाद में फिर आप कभी पढ़ने बैठे कभी तो वो आंसर देखते रहे कि ये कहां से फिगर आ गई। वो मैंने एक सोल्यूशन को कॉपी पेस्ट करके फिगर्स बदली थी तो ब्रैकेट बदलना मिस हो गया था। आप ऑटम 23 का सोल्यूशन देखें। ऑटम 23 का सोल्यूशन वर्किंग 1.4। ये जो मैंने पहले टोटल एनआरवी निकाली हुई है और फिर आखिरी कॉलम कॉस्ट को उस रेशो में बांटा हुआ है। ऑटम 23 प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑटम 23 और उसमें वर्किंग 1.4। मैंने उसमें पहले एनआरवी का कॉलम बनाया जिसमें वो लंबे से ब्रैकेट्स, ये वाली बात कल समझाई थी परसों। उसके बाद आखिरी कॉलम में मैंने जॉइंट कॉस्ट को बांटा हुआ है। कितनी है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स? 14618। और इसको किस रेशो में बांटना है? ये एनआरवी वाले कॉलम 37 और 44। तो बांटा मैंने ऐसे ही हुआ है, लेकिन जो ब्रैकेट में वर्किंग लिखी हुई है वो सिग्मा बीटा वाले सवाल की कॉपी हुई हुई है। तो वो ब्रैकेट की फिगर्स चेंज कर लें। कौन सा ब्रैकेट, कौन सी फिगर्स? ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना 707 फलाना फलाना इंटू 10 डिवाइडेड बाय 16, ये ब्रैकेट की फिगर गलती से वही पिछले वाली कॉपी हो गई मुझसे, तो इनकी जगह यही वाली नई वाली फिगर्स आएंगी। अगर ये फिगर्स लिखना चाहें कोई तो पहले वाले ब्रैकेट की फिगर बनेगी 14618 मल्टीप्लाई बाय 37410 डिवाइडेड बाय 81630। और इसी तरह से फिर दूसरे ब्रैकेट की भी फिगर आ जाएगी। मार्जिन एब्जॉर्प्शन का सवाल करते हैं, उससे पहले ना एक दो एग्जाम नोट्स लिख लें जी। पीसी चल रहा है बेटा? अभी ठीक हो जाएगा, अभी हो जाएगा सेटल। अभी बाहर से आए हैं ना इसलिए अभी हो जाएगा सेटल। है बारिश है? जितना एसी पंखों पे ध्यान देंगे ना उतना गर्मी लगेगी, ना दे ध्यान। अच्छा, मैंने एक बात कही थी लिखने को, अगर किसी ने नहीं लिखी तो शर्म करें, अब लिख लेना। मैंने कहा था कि अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है तो फिक्स्ड ओएआर और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का कोई काम नहीं है। अगर ये बात नहीं लिखी थी तो अब लिख लें। अगला एग्जाम नोट ये लिख लें कि ये भी पहले समझ लें। मार्जिनल वाली इनकम स्टेटमेंट में मार्जिनल वाली इनकम स्टेटमेंट में हम फिक्स एफओएच कौन सी फिगर यूज कर रहे हैं? एक्चुअल। और अगर एब्जॉर्प्शन का सवाल है तो वर्किंग 3 कैसे बनाई थी? अप्लाइड और एक्चुअल का फर्क। और अप्लाइड कैसे निकाला? फिक्स्ड ओएआर इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। ओएआर कैसे निकला होगा बचपन? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। अगर क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड ओएआर भी निकालना टेस्ट हुआ, कल तो मैंने दिया था, अगर निकालना पड़ा तो क्या चाहिए होगा उसके लिए? बजटेड। तो अगर क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की भी जरूरत है और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की भी जरूरत है, लेकिन दोनों में से बस एक ही अवेलेबल है, तो बराबर अज्यूम कर लें।
दोबारा, क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की भी जरूरत है क्योंकि ओआर निकालना है, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स की तो जरूरत है ही है। अगर क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स दोनों की जरूरत है, लेकिन बस एक ही अवेलेबल है। अच्छा, सवालों की प्रैक्टिस में जाएंगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि सवाल में कुछ ट्रिक्स हो और आप ढूंढ सकते हो दूसरी, तो फिर तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर है ही नहीं तो फिर बजटेड और एक्चुअल दोनों को बराबर अज्यूम कर लेंगे। फिर बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में बजटेड फिक्स्ड एफओएच और एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच दोनों की जरूरत है, लेकिन बस एक ही अवेलेबल है, तो दोनों को इक्वल अज्यूम कर लेंगे। अगला नोट लिखें। अच्छा, ये पहले ना थोड़ी सी लंबी बात समझाने वाली, पहले समझ लें फिर देखना। फिक्स्ड ओएआर का फार्मूला, फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट का फार्मूला, बजटेड फिक्स्ड। जब हम ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो फिक्स्ड वेरिएबल का फर्क किया नहीं था क्योंकि तब जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हम सिर्फ फिक्स्ड की बात कर रहे हैं, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, ये पढ़ा हुआ है पहले। बिजनेस की मर्जी कि अगर वो फिक्स्ड ओएआर को बजटेड प्रोडक्शन की बजाय नॉर्मल प्रोडक्शन पे बेस करना चाहे। नॉर्मल प्रोडक्शन नाम से क्या लग रहा है? नॉर्मल प्रोडक्शन कि हमने ओवर अ पीरियड ये बात स्टैब्लिश की है कि नॉर्मल हालात में हम इतने यूनिट्स बना लिया करते हैं। हो सकता है कोई साल ऐसा हो जहां मार्केट में बहुत रश हो, बहुत बूम चल रहा हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है कोई साल जैसे कोरोना के बाद 1-2 साल बहुत खराब गुजरे, तो वो नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल हालात में बिजनेस कितने यूनिट्स बना लिया करता है, इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन। तो बिजनेस की मर्जी, वो चाहे तो फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट बजटेड प्रोडक्शन की बेस पे निकाले, चाहे नॉर्मल की बेस पे निकाले, ये बिजनेस की मर्जी है। और इन दोनों में से प्रेफर्ड ये होता है। तो अब इसमें आपके बताने वाली नसीहत ये है कि अगर ओएआर सवाल में निकालना पड़े, जो कि बिजनेस की मर्जी बजटेड प्रोडक्शन या नॉर्मल प्रोडक्शन, किस पे बेस करना है नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे। बस ये बताना चाह रहा हूं। अब इसको आप जितनी लंबी कहानी लिखनी है आपकी मर्जी। बिजनेस की मर्जी होती है कि वो फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट बजटेड प्रोडक्शन की बेस पे निकाले या नॉर्मल प्रोडक्शन, बिजनेस की मर्जी। अगर सवाल में बता दिया तो ठीक है, अगर नहीं, अच्छा दोनों में से दी हुई एक हुई है तो फिर तो जो गिवन है वही लेंगे, लेकिन अगर दोनों की इंफॉर्मेशन है तो फिर नॉर्मल। नोटिस मुझे देनी थी तो दे दे, मैं अभी तो दे दे, अभी क्लास के बीच में थोड़ी, क्लास के बाद एमएफए से पहले देखते हैं। अच्छा, इसमें जिन लोगों ने शोर मचाया था कि
पुराने वाला ही मिड था, तो 100 नंबर नजर नहीं आ रहे मुझे किसी के। अच्छा, पहली बात तो बड़ी खुशी है मुझे, मेरा उम्मीद नहीं थी कि 124 लोगों ने मिड दे दिया। मैं इतनी बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था। चलो शाबाश, तब ये मेरे लिए खुशी की बात है कि ये 124 लोगों ने मिड दे दिया। और मेरे हिसाब से मैंने को बहुत आसान नहीं बनाया हुआ था। मैंने ही बनाए हुए थे सवाल, आल्दो के 4-5 पिछली दफा वाले लिए हुए थे, थोड़े से चेंज किए हुए थे, लेकिन मैंने ही बनाए हुए थे सवाल। तो 71% लोग पास हैं। गुड भाई, शाबाश। अरीबा सलीम 95, चलो शाबाश। सिकंदर अमीन 93, ठीक है जी, शाबाश। हैं, समझ नहीं आई। 93 लिखा हुआ है, चेंज कराया था। 94, चलो ठीक है जी, शाबाश। महक जहूर 88.5, ठीक है, शाबाश। खदीजा अब्दुल रज़ाक जवेरिया 88, ठीक है, गुड। फिजा इशफाक और मोहम्मद अनस 86.5, ठीक है, गुड। चलो अच्छा है भाई, मैं तो मायूस सा हो रहा था। अवैस अली, अच्छा। हादिया मंजूर, मोहम्मद खालिद 86, सही है, गुड। तलाल ताहिर और सुफियान 85, ठीक है जी, गुड। जी, रिकॉर्डिंग वालों को चूंकि हफ्ते का टाइम दिया होता है तो वो भी लिस्ट मेरे पास आएगी, तो उनके भी नाम ले दूंगा मैं। ये लिखने को कहा था। चलें, अब आप आए, आसान सवाल से शुरू करते हैं। स्प्रिंग बाइस मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में स्प्रिंग बाइस। अच्छा बेटे, अपने आप को ना थोड़ी मुश्किल में और डाल लें, लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट ना साथ साथ कर लें, वरना अगर इसको डिले किया तो फिर वो अगस्त में भी नहीं होना। कोई कर रहा है साथ? तो को बहुत जमीर पे बोझ तो नहीं महसूस हो रहा? स्प्रिंग 2008 नहीं, स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट का सवाल है कीनिया लिमिटेड के नाम से। ये मैंने बुक में रखा हुआ है इसको, क्वेश्चन नंबर 2। कीनिया लिमिटेड के नाम से सवाल है। पहुंचे तो बात करें। पहुंच गए? अच्छा, इसका देखें पार्ट ए 4 नंबर। कॉस्ट में ना अगर कुछ अंग्रेजी लिखने वाले सवाल भी हैं, जैसे इसी से ऊपर वाला सवाल देखें, ऑटम 22 वाला, रिक्वायर्ड पार्ट ए, ब्रीफली एक्सप्लेन, अंग्रेजी लिखनी है। इसी तरह से कुछ वेरिएंस में भी 1-2 सवाल है, वहां भी अंग्रेजी। तो कॉस्ट का पेपर है तो नॉर्मली न्यूमेरिकल, लेकिन कुछ डिस्कशन के सवाल हो सकते हैं, उनमें भी ना ज्यादा चांस कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, यानी रट्टा नहीं, आपको जो आता है आपने वो अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखना है। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे आए हुए हैं जो रट्टे वाली चीजें हैं। पहले मैं ये किया करता था कि हर चैप्टर पढ़ा के तो उसमें मैं वो थ्योरी वाली चीजें बता देता था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि साथ साथ बता भी दिया तो करता वर्ता तो उसको कोई नहीं है, आखिर में ही उसको ख्याल आता है। और जब आखिर में ख्याल आता है तो फिर वो ग्रुप्स में पूछ रहा होता है कि सर ने थ्योरी कौन कौन सी बताई थी, जरा कुछ बता दे। हालांकि मैं यही कहता था पहले भी कि रजिस्टर में ना आखिर में लिखना शुरू करें, तो इसलिए आपके लिए मैंने यही सोचा कि मैं आपको साथ साथ नहीं बताऊंगा, आखिर में बताऊंगा, क्योंकि पढ़ना तो आपने तभी है। तो ये पार्ट ए उनमें से एक है, रिक्वायरमेंट ए, मार्जिनल कॉस्टिंग की
अजम्पशन, अब ये अपने पास से थोड़ी लिख सकते हैं, तो ये आपने वो जो बुजुर्गों की बनाई हुई चीजें हैं जो मैंने किताब में लिखी हुई है काफी सारी, तो उन्हीं को याद करना है। बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। किसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे, किसी के अजम्पशंस होंगी, इस तरह से ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं। तो वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। फिर भी अगर कोई समझे कि जी मैंने ना ईद की छुट्टियों में इनको याद करना, तो सर आप बता दें, तो फिर वो इस वीक, अगले वीक, हाँ अगले वीक फिर छुट्टियों से पहले पूछ लेना। तो अभी आप स्प्रिंग 22 का पार्ट बी पढ़ ले, मैं बोर्ड पे करता हूं। पार्ट बी पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। जी पढ़ लेंगे तो मैं करता हूं बोर्ड पे। चलिए, आपकी फारिश शक्लों से लग रहा है कि पढ़ लिया। अच्छा, शायद कभी किसी सवाल में भूल जाता हूं, लेकिन मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं ना सवाल पढ़ के तो उसकी पूरी प्लानिंग करवा के फिर शुरू करूं। सवाल की प्लानिंग का तरीका यह है कि सवाल को पहले पूरा पढ़ाओ, उससे आइडिया होता हो कि है किस टॉपिक का, फिर सवाल की रिक्वायरमेंट पे गौर करना है। तो सवाल पढ़ के पता चल रहा है कि मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का सवाल है। कैसे? सिर्फ इसलिए नहीं कि सवाल में वर्ड मार्जिनल अब्जॉर्प्शन है, नहीं, ये रीजन नहीं है। चैप्टर 8 हम मेनली क्या सीख रहे हैं? वेरिएबल।
इनकम स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन ही सीख रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट से पता चल जाया करेगा पक्का पक्का कि इस चैप्टर का सवाल है, यानी इसकी क्लियरली ये रिक्वायरमेंट ही होती है, तो इस चैप्टर का सवाल है। अब इसकी प्लानिंग हमने करना क्या है, दोनों की इनकम स्टेटमेंट बनानी है और मशहूर वो 3 वर्किंग्स करनी है। अब हमें ये एक आइडिया मिल जाता ना कि चलना कैसे है, तो फिर काम की चीजें हम सवाल से उठा लेते हैं, वरना अगर सवाल पढ़ेंगे और ये सोचेंगे इसका क्या करना है तो फिर मुश्किल है। हमें पहले ये सोचना है कि हमें पहुंचना कहां है और उसके लिए क्या क्या चाहिए, फिर सवाल से चीजें उठाने में काम आती हैं। तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है, 2 पेज काफी है इनकम स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन के लिए। पहले चलते हैं वर्किंग्स पे। ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 22, 2 पेज छोड़ के वर्किंग। क्वांटिटी स्केड्यूल, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हुए मशीन के अंदर बैठना है जाके आपने, और इस चैप्टर में फिनिश गुड्स का क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हुए फिनिश गुड्स के स्टोर के अंदर। और हम ये सारा काम किस अरसे का कर रहे हैं, फरवरी के महीने का, बस फॉर दी मंथ ऑफ फरवरी। तो बताएं जी, ओपनिंग फिनिश गुड्स। अब हमें यह पता है ना कि हमें क्वांटिटी स्केड्यूल में चीजें क्या क्या चाहिए, तो इनको फिर हम सवाल में ढूंढेंगे। जैसे ओपनिंग फिनिश गुड्स तीसरे बुलेट पॉइंट में नजर आ रही हैं, कितने, 10,000। और क्या पता है जी, प्रोडक्शन पता है। पहले पैराग्राफ के अंदर ये जो 60,000 है ये क्या है, ये टोटल कैपेसिटी है, यानी कितने टोटल यूनिट्स बना सकते हैं। जैसे इस क्लास की अगर कहें जी सीटिंग कैपेसिटी 200 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम 200 लोग बैठ सकते हैं, ये टोटल कैपेसिटी है। तो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 है, लेकिन नॉर्मल उसका 80%, ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। नीचे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट वॉज एबल टू ऑपरेट एट 75% ऑफ कैपेसिटी, यानी एक्चुअली इतने यूनिट्स बना सके। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो सकी, 60,000 का 45। और इनमें से क्या पता है, सेल्स पता है दूसरे बुलेट पॉइंट में, सेल्स ऑफ 47,000 यूनिट्स वर मेड, तो ये सेल्स है। तो इसको बैलेंस करें, ये आ गया क्लोजिंग, ये हमारी यूनिट्स की वर्किंग हो गई। और चाहिए कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, ये डेटा का भी ना एक फर्क पहचानते हैं। ये जो पहला टेबल दिया हुआ है ये फरवरी के शुरू में खड़े होकर फरवरी का बजट था। बिलो इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम केएल्स बजट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, और उसके नीचे जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो फरवरी का एक्चुअल है। अब ये जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं, ऊपर लिखी हुई सारी चीजों के बारे में ये एक्चुअल पॉइंट्स में चीजें कवर नहीं है। थोड़ा मुश्किल जुमला बोल दिया मैंने। आपको इन एक्चुअल वाले पॉइंट्स में चौथा बुलेट पॉइंट ये तो बताया हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स जो बजट सोचे थे एक्चुअली उससे 5 लाख ज्यादा हुए, लेकिन इन चारों बुलेट पॉइंट्स में कहीं यह बताया है कि जो सेल प्राइस सोची थी उसका क्या बना, बताया हुआ है दूसरा बुलेट पॉइंट। कहीं यह बताया है कि जो प्राइम कॉस्ट सोची थी असल में क्या हुआ, तो फिर असल में क्या हुआ होगा, वही जो सोची होगी। तो इसलिए जो बजट का डाटा दिया हुआ है आपको, उसमें सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस पर यूनिट दिए हुए हैं, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट है। कल वाले सेशन में कितने को लोग थे, कल जो जीटी में सेशन हुआ था? अच्छा,
हो गया। तो जो बजट के अंदर टेबल में इंफॉर्मेशन दी हुई है, अगर उसके बारे में एक्चुअल कुछ नहीं बताया तो वो असल में भी उतने ही हुए। तो ये बात मैं कॉस्ट पर यूनिट पे रुक के क्यों पूछ रहा हूं? अच्छा, मटेरियल लेबर अलग देने की बजाय प्राइम कॉस्ट दी हुई है, तो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट एक्चुअल कितनी है? तो फिर वो 75 ही होगी, क्योंकि नहीं बताई तो वो 75 ही होगी। प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर 75। वेरिएबल एफओएच मार्जिनल का सवाल करते हुए हम 120 यूज करेंगे, और एब्जॉर्प्शन का सवाल के लिए हमें यहां लिखना पड़ेगा फिक्स्ड, जो कि असल में होगा फिक्स्ड OAR पर यूनिट। तो कहां है 2 फरवरी का फिक्स्ड OAR? निकालना पड़ेगा। ये जो आपको 40 रुपए दिया हुआ है, ये पिछले महीने का OAR है। तीसरे बुलेट पॉइंट में जो लिखा है ना, फिक्स्ड ओवरहेड्स वर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 40, ये क्या है? ये जनवरी का फिक्स्ड OAR है। हमें तो फरवरी का फिक्स्ड OAR चाहिए, तो फरवरी का फिक्स्ड OAR निकालना पड़ेगा। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 20 डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन के नॉर्मल प्रोडक्शन। नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी है पहले पैराग्राफ में? 60,000 का 80%, तो 48,000, 42, 160। और मार्जिनल के लिए तो जरूरत नहीं है, एब्जॉर्प्शन के लिए अंडर और ओवर अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच। अप्लाइड फिक्स्ड OAR 42 पर यूनिट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन 1890,000। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड से 5 लाख ज्यादा, यानी 2516। और ये ओवर है अंडर है? अंडर अप्लाइड। ये हो गए 3 वर्किंग्स। अब इनकम स्टेटमेंट भर लेते हैं।
नोटेड? चलो जी इधर आ जाए इसकी इनकम स्टेटमेंट। मार्जिनल सेल्स 47,000 यूनिट्स हैं और 210 रुपए का एक है। 9870 लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। फाइफो है एफ को है? नहीं बताया। आसानी किसमें? एफ को करेंगे तो एक नया रेट निकालना पड़ेगा बिला वजह, तो फाइफो ही है। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स बताई नहीं? बताई नहीं? हाँ जी। अच्छा ओपनिंग फिनिश गुड्स का मसला हल करता हूं। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 45,000 मार्जिनल का सवाल कर रहे हैं। 45,000 इंटू 120 54,000 और क्लोजिंग फाइफो है। कहा नहीं है फाइफो, लेकिन फिर निकाल लें फिर एवरेज रेट, तो एफ फाइफो ही कर लेते हैं। अगर एफ को करना यूं करना है तो नया रेट निकालना पड़ जाना है। 8,000 इंटू 120 960,000। ढूंढे जी ओपनिंग स्टॉक की फिगर ढूंढे, करें बाकी भी करें ट्राई। ओपनिंग की फिगर बारह लाख 1150। चले बताता हूं। हमें ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट नहीं दी हुई ना, तो इसका मतलब है हमारी इस कॉस्ट पर यूनिट में हमें फिर एक और मेहनत करनी पड़ेगी। ये है फेब, हमें साथ जनवरी भी निकालना पड़ेगा, लेकिन जनवरी का तो डाटा नहीं है। चलो जितना है उस पर कोशिश करते हैं। जनवरी के बारे में क्या पता है? एक तो आपको ये 40 रुपए पता है, ये कहां से पता है? केवल है। उसके अलावा आपको ये पता है कि बिजनेस चूंकि फॉलो करता है असल में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, असल में तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसलिए तीसरे बुलेट पॉइंट में कहा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स का 16 लाख रुपए का था। तो एक कितने का? वो 160 कहां लिखूं? ये क्योंकि बिजनेस फॉलो करता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो उसमें जो 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट 16 लाख दी हुई है, तो एक फिर 160 है। अब यहां से ऊपर चलते हैं 120, और इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तो ये चाहिए था। तो 10,000 इंटू 120 12 लाख। जी जी ये वही आ रहे हैं ना? हाँ
OAR का इस्तेमाल क्या होता है? फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए एक रेट निकाला होता है, और OAR क्या बनता है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। यानी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वो रेट है जिसपे ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होते हैं। किसमें से माइनस? हाँ, वो भी कर सकते थे, वो टेक्निक अगले साल में बताता हूँ, वो भी कर सकते थे जी। क्या बना? 564000 और ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 423000। वेरिएबल सेलिंग जी 15 मल्टीप्लाई बाय 47,000। ये 15 ऊपर टेबल में दिया हुआ है, एक्चुअल कुछ नहीं बचाया, तो एक्चुअल भी वही हुआ होगा फिर 705000 352500 नेट कंट्रीब्यूशन। इसके बाद माइनस एडमिन सेलिंग, बाकी सॉरी एडमिन सेलिंग भी और FOH भी फिक्स्ड वाले। तो FOH वो हम वहां वर्किंग 3 में लिख भी चुके हुए हैं वैसे, 2516। और एडमिन सेलिंग बजट में कितने लिखे हुए हैं? असल में क्या हुआ, तो फिर वो भी 800 ही हुए होंगे। 209000 नेट प्रॉफिट। सेल्स 9870 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स 16 लाख दी हुई हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अच्छा, चूंकि एक ही साल है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब एक ही साल है तो फिर वो फिगर्स ही लिख के दिखा दे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 45,000 इंटू 162, 8,000 इंटू 162, 729000, क्लोजिंग 191296000। एड लेस अंडर अप्लाइड की एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, तो ये ऐड हो गया। ये कल बताया था। तो कॉस्ट ऑफ सेल बन गई 29
नहीं भाई, 8220 ग्रॉस प्रॉफिट 1650 लेस एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट्स। अच्छा एक चीज ना मैं आपकी अकल पे ज्यादा ही अज्यूम कर गया था, मैंने कल बोली नहीं। अगर कोई सवाल में अदर इनकम हो तो वो ऐड अदर इनकम हो जाएगी। है ना? तो एडमिन सैलरी भी हैं और फिक्स्ड भी हैं। 705 और 8 लाख 6 2 1 रिकंसिशन का स्टार्टिंग पॉइंट, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 145, इसमें ओपनिंग स्टॉक्स का डिफरेंस ऐड 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक्स का डिफरेंस 336 और इसका आंसर इंशाल्लाह 209 ही होगा। हाँ जी नोटेड। अब आए स्प्रिंग 14, इसकी मैं एक कैलकुलेशन आपको करके दे रहा हूं, बाकी ये साल होमवर्क है। स्प्रिंग 14 यानी क्वेश्चन नंबर 6, ये सवाल पढ़ लें, ये है होमवर्क आपका, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ ना कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके दे रहा हूं।
नोटेड मिटा दूं? इस रूम नोटेड मिटा दूं? स्प्रिंग 14 सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट करके दे रहा हूं और बाकी सवाल आपका होमवर्क है। अच्छा, अभी तो कॉस्ट की दुनिया और बहुत सारी बाकी है, तो मेरी नसीहत दोबारा सुन लें बेटे, आप जब होमवर्क करते हैं ना तो पूरा सवाल सॉल्व किया करें। सवाल देख के पीछे सोल्यूशन देख के खुश ना हुआ करें कि हाँ ठीक है मैं करता तो ऐसे ही करता। सवाल सॉल्व किया करें, और अगर किसी एक पॉइंट पे फंस जाएं तो फिर वहीं फौरन सोल्यूशन देखने ना चले जाएं। उससे कोई मिलता जुलता सवाल शायद कभी क्लास में हुआ हो, शायद पहले कभी हुआ हो, तो आखिरी वक्त मतलब जब तक सोल्यूशन नहीं कर लेते उस वक्त तक सोल्यूशन ना देखें पीछे से। जब तक आप लिख के सॉल्व नहीं करेंगे ना, जब तक आप सोल्यूशन देखने की आदत रखेंगे तो पेपर में बैठ के क्या करेंगे? सोल्यूशन तो फिर अटेम्प्ट के बाद ही देखेंगे, रिजल्ट के बाद। सवाल पढ़ लिया अगर तो स्प्रिंग 14 मैं सिर्फ वर्किंग 2 करके दे रहा हूं, बाकी होमवर्क है। 2013 स्प्रिंग 14 2013 का डाटा दिया हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13, और बिल्कुल सादा सादा सा डाटा है, और ओपनिंग क्लोजिंग के यूनिट्स बता दिए, प्रोड्यूस्ड बता दिए, नॉर्मल कैपेसिटी, दोनों मेथड से इनकम स्टेटमेंट मांगी है और रिकंसिशन मांगी है। तो कैसे पता चल रहा है? इस चैप्टर का सवाल है, रिक्वायरमेंट से क्लियरली पता चल रहा है। अभी जो सवाल किया उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ अमाउंट उसकी, तो इसमें तो लाजमी हमें कॉस्ट पर यूनिट फिर 2 कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये किस लिए? ओपनिंग के लिए। ये ओपनिंग के लिए करनी पड़ेगी। ये वैसे लिखी लें बात कि अगर ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट नहीं दी हुई तो आपको कॉस्ट पर यूनिट पिछले साल की भी निकालनी पड़ेगी वर्किंग में। अगर ओपनिंग स्टॉक की टोटल कॉस्ट नहीं दी हुई तो कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग में आपको पिछले साल का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। दो 2013 का तो सीधा सीधा टेबल गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल 630, लेबर 189, वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच 40-60 तोड़ने पड़ेंगे। दो 2012 के लिए पॉइंट नंबर 4, ये मैंने ना, आप लोग बिल्कुल छोटे छोटे से आए थे जब मेरे पास, तो परसेंटेजेस सिखाई थी 1-1.5 क्लास लगा के, और परसेंटेजेस इंक्रीज डिक्रीज हायर लोअर। तो इन परसेंटेजेस में ये पहचानना होता है कि 100 क्या है। ओवरहेड्स कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 10% ओवर द प्रीवियस ईयर, यानी ओवरहेड्स पिछले साल से 10% बढ़ गए हैं, तो ये 100 है, ये 110 है। एंड रॉ मटेरियल और लेबर बाय 5%, तो ये 100 है, ये 105। बस यही बात बताने के लिए आपको जहमत दी कि मैं आपको कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग कर देता हूं। ये 105 है, ये 110 है।
600, 180, 120, 900। अच्छा, मैं ना अभी कर तो रहा हूं ऐसे, लेकिन इस सवाल में इसका सही तरीका ये नहीं है। ये सही है, लेकिन इसके लिए ये तरीका सही नहीं है। ये मैंने सिर्फ एक काम चलाऊ तरीका किया है जो कि इस सवाल में नहीं लगना बनता था, मैंने फिर भी लगा दिया कि एक बार आप सवाल पूरा करें। मैंने आपको कॉस्ट पर यूनिट निकाल दी। अब क्या करना है? क्वांटिटी स्केड्यूल, अंडर ओवर अप्लाइड और इनकम स्टेटमेंट्स बनानी है। सारा स्ट्रेट डाटा है। अब आपने करना सिर्फ ये है कि इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मैंने ना इस 80 तक पहुंचने की एक कुछ 5-6 लाइनों पे फैलाई हुई वर्किंग की हुई है, उसको अच्छी तरह गौर खौज करके आना। क्योंकि जो कल सवाल मैंने कराना है वो इससे थोड़ा सा ऊंचे लेवल का है, तो उससे पहले मैंने आपको ये बात बतानी है। तो ये सवाल होमवर्क है, करके आइएगा जरूर। और मैंने ये 80 निकालने की जो वर्किंग की हुई है सोल्यूशन में, वो भी अच्छी तरह देख के आना। मैंने तो नहीं कहा कि रजिस्टर बंद कर लें अभी। ये इस्लामी कलमात नहीं है जरूरी के होमवर्क ये करना, करके आना, ओके बाय। ये इस ओके बाय से पहले वाले नहीं होते लाजमी है। अच्छा, कुछ लोगों के असरात की वजह से ये काफी अरसे से हो नहीं पा रहा था, और ना आपको याद होना है ना मुझे याद कि मैंने आखिरी बार क्या बात बताई थी। मेरा ख्याल है, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है, शायद मैंने ना कोई सबर के ऊपर बात की थी, वालिदैन की डेथ से रिलेटेड, या मेरा ख्याल है उससे आगे भी चले गए थे। शुक्र की बात की थी। आप सनम की एक आदत थी, और अगर आप अपनी जिंदगी में इसको अपना लेंगे तो कोशिश करें। जब आपका रिजल्ट आए, पेपर पास हो गया, तो क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं? एडे नफल पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, चले, अच्छी बात। चीखना चिल्लाना शुरू, स्टेटस अपलोड, पार्टी है? नहीं करते हैं, बिल्कुल खुश हों, बिल्कुल सही है, जरूर हो खुश। खुशी खुशी मनाने में, अनलेस कि उसमें कुछ हराम काम नहीं कर रहे, तो जरूर खुश हो। अल्लाह ने दिया मौका, जरूर खुश हो। लेकिन जो पहला काम है ना, उसकी अगर एक आदत कोशिश करें करने की, मैं भी आप भी। अबू दाऊद 2774, सईदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई खुशी की बात आती तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। और यानी इसकी प्रैक्टिकल शक्ल ये है कि फौरन जो है ना वो 2 नफल पढ़ने चाहिए। और मैं आपको, अगर कोई किसी का शदीद किस्म का वो इख्तलाफ हो तो चलो उसकी मर्जी है, मैं वैसे आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि दिन में ना वैसे तो कुछ औकात हैं सूरज के एतबार से कि जिसमें सजदा नहीं करते हैं। जैसे जब बिल्कुल नहीं, सीधा जवाल ही नहीं ना चलें, एक बिल्कुल स्टार्ट, सूरज की 3 पोजीशन है। एक उसका तुलू है, और इसकी टाइमिंग आपको मिल सकती है, मतलब इंटरनेट पे मिल जाती है, मस्जिद में भी घड़ियों में लिखी आ रही होती है। जवाल का टाइम है जब बिल्कुल मैक्सिमम पहुंच के फिर वो डाउन शुरू होता है, और गुरूब का टाइम है। इन 3 टाइम पे सजदा नहीं है। इसके अलावा जब मर्जी, एक बात। दूसरी बात, ये जो नवाफिल हैं, यानी नफल हैं, मैं फिर बता रहा हूं, इसमें अगर किसी का कोई हो और वो डिसएग्री करे तो ठीक है, मैं तो आपको एक जो जनरली सीखी हुई बात है वो बता रहा हूं। तो एक तो ये 3 टाइम है जो सजदे के नहीं है। दूसरा, जो नवाफिल हैं वो
फजर की पढ़ लेने के बाद और असर की नमाज पढ़ लेने के बाद नहीं, उसके अलावा सारा दिन सारी रात जितने मर्जी नमाज़ें पढ़े। फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद तुलू से पहले, यानी तुलू के बाद तो है, और असर की नमाज पढ़ लेने के बाद मगरिब से पहले, ये दो टाइम पे फिर नवाफिल नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्यों का तो जवाब नहीं है मेरे पास, नहीं है। हाँ, अगर कोई कज़ा नमाज रहती है बिल्कुल पढ़े, वो नफल थोड़ी है, कज़ा नमाज बिल्कुल पढ़े। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।